Hello everyone, welcome to the class number 9 of types of software। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों निकला, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ताकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया मार्केट में। ओके, तो अगर सिंपल टर्म में बोलें तो ये एक एडवांस वर्जन है या फिर एक्सटेंशन है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि एक नेटवर्क क्या है। मैंने बताया था कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। और उस नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर जो होता है, वो मेन कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर्स को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उस मेन कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। और वही सर्वर या फिर मेन कंप्यूटर में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर डालते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते थे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज यूट्यूब। तो यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे यूजर्स उसके साथ कनेक्टेड है। तो पहले जब यूट्यूब निकला था तब नंबर ऑफ यूजर्स कम थे। तो तब हम क्या करते थे कि उस नेटवर्क में एक ही मेन कंप्यूटर यूज करते थे या फिर एक ही सर्वर यूज करते थे, जिसकी वजह से जितना भी रिक्वेस्ट उसके पास जाता था वीडियो देखने के लिए, वो सारे रिक्वेस्ट को इजीली क्या कर पाता था, हैंडल कर पाता था। पर अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं यूट्यूब के, वो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ वीडियो जो अपलोड हो रहा है वो भी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ वीडियोस जो व्यूज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके यूजर, वो सारे यूजर्स भी बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो जितना यूजर रिक्वेस्ट बढ़ता जा रहा है उसको हैंडल करना उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम का लिमिटेशन होता है कि वो मैक्सिमम इतना रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। ओके, तो उस वक्त हमें एक ऐसा फैसिलिटी चाहिए कि हम एक सर्वर जो यूज कर रहे थे, एक सर्वर की जगह पे अगर हम 5 या 6 या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स अगर यूज करें, और अगर कोई एक सर्वर में ज्यादा रिक्वेस्ट आ जा रहा है तो वो सर्वर अगर अपने काम को बाकी कोई सर्वर को दे पाए, तो उस तरह के सर्विस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। कि सपोज जैसे मेरे पास बहुत सारा काम आ रहा है, मैं जब नया नया कुछ शुरू कर रहा हूँ तो मेरे पास कम काम आ रहा था, तो मैं अकेले आसानी से हैंडल कर पा रहा था। तो जब मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग जानने लगे, तो मेरा काम क्या हुआ, और ज्यादा बढ़ने लगा। तो मेरा एक कैपेसिटी है, मेरा एक लिमिटेशन है कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उससे ज्यादा अगर काम मेरे पास आता है तो मैं ऑल्टरनेटिव क्या सोचूंगा कि अगर मैं अपने साथ और कुछ लोगों को जोड़ दूं, अगर मेरे पास काम ज्यादा होता है तो मैं उनको काम करने को दे दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा और लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों का भी काम होगा और मेरा भी टेंशन खत्म, मतलब मेरा भी टेंशन कम। कि लार्ज अमाउंट ऑफ टास्क जितना भी आए, मैं और कुछ लोगों को मेरे साथ ऐड कर लूंगा, वो लोग मेरे साथ मदद करेंगे मुझे काम को कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही यूट्यूब के यूजर्स जितने बढ़ने लगे तो धीरे धीरे क्या किया गया कि जो मेन सर्वर था, मेन सर्वर के साथ और भी बहुत सारे सर्वर्स या फिर मेन कंप्यूटर्स अटैच किए गए, जिसके द्वारा आसान हो गया। अब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े, जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्टेड हो, आसानी से वो क्या कर पाता है, हैंडल कर पाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक सर्वर बिजी है तो बाकी सर्वर क्या कर सकते हैं, उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत होने की चांस नहीं है। और इस तरह के सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, अगर कोई एक सिस्टम खराब हो जा रहा है तो उसके अल्टरनेटिव में हम और एक सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट करके उस सिस्टम का काम को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। ओके, जो कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता था। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने क्या किया कि मल्टीपल नंबर ऑफ मेन कंप्यूटर्स के बीच हमारे टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हमारा प्रोसेसर बिजी है, अगर हमारा जितना टास्क हमारा करने का कैपेबिलिटी है उतना अगर कंप्लीट हो चुका है, उतना टास्क ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे काम को किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसे कि मैंने यूट्यूब का एग्जांपल बताया कि होल वर्ल्ड में यूट्यूब के यूजर्स हैं,
तो अगर YouTube का जो सर्वर था, एक सर्वर था पहले, अगर YouTube का हर कंट्री में एक एक सर्वर हो जाए, ओके, तो वो ज्यादा आसान होगा YouTube के कंपनी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोड नहीं होगा कि इंडिया के जितने टास्क हैं इंडिया का सर्वर उसको कंट्रोल करेगा। अगर इंडिया का सर्वर फिर भी ज्यादा लोड उस पे आ जाता है या फिर ज्यादा टास्क उसके पास आ जाता है, तो वो बाकी कंट्री के सर्वर के पास, जिस कंट्री का सर्वर फ्री होगा उस कंट्री के सर्वर के पास क्या कर सकता है, उस टास्क को प्रोवाइड कर सकता है, ताकि मतलब जो भी यूजर रिक्वेस्ट भेजा है उस रिक्वेस्ट बर्बाद ना जाए और यूजर का रिक्वेस्ट फुलफिल किया जा सके बहुत ही कम वक्त में। इसीलिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और इसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हम जो कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, उन्हीं कंप्यूटर सिस्टम में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि देख सकते हो, सपोज मेरे पास पहले एक ही सर्वर था, मेन कंप्यूटर था, इसके साथ मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। तो जितने भी रिक्वेस्ट आते थे, सबके शुरू में कम रिक्वेस्ट आते थे, तो ये इजीली आसानी से हैंडल कर पाता था। जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगे तो इसको हैंडल करना मुश्किल हुआ। तो इसने क्या किया, अपने साथ और कुछ नेटवर्क्स और कुछ डिवाइसेस को, कुछ कम्युनिकेशन मीडिया या फिर कुछ जैसे कि वेयर यूज करके बाकी डिवाइसेस को अपने साथ क्या किया, इंटरनली कनेक्ट कर लिया। जिसकी वजह से जो टास्क ये सिम अकेले हैंडल कर रहा था, उसी टास्क को अब सारे मिलके हैंडल कर रहे हैं। मतलब अगर इसके पास जो टास्क आ रहा है, ये अगर कोई अलग सा टास्क करने में बिजी है, तो ये क्या करेगा, अपने टास्क को बाकी कोई भी कंप्यूटर के पास फॉरवर्ड कर देगा। इनमें से जो भी प्रोसेसर फ्री होगा, जिस भी कंप्यूटर का प्रोसेसर फ्री होगा, वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट आए, जितना भी लार्ज नंबर ऑफ टास्क आए, इजीली ये कंप्यूटर सिस्टम जो हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसमें आसानी से हैंडल हो पा रहा है। और इसी तरह के कंप्यूटर सिस्टम में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, शुरू करते हैं, देखते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब किया कि क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको थोड़ा नोट्स के हिसाब से देखते हैं। A distributed operating system is an extension of the networking operating system. नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है या फिर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते थे किसमें, नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर था या फिर सर्वर था उसमें, पर वहां पे सिर्फ एक ही सर्वर या फिर एक ही मेन कंप्यूटर होता था, हम सिर्फ उसी में डालते थे। पर अगर उसको मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसको अगर मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स यूज करेंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड होगा। तो उसके लोड को कम करने के लिए उसके साथ हम क्या करते हैं, और कुछ मेन कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। तो सारे मेन कंप्यूटर्स कनेक्ट होके एक डिवाइस की तरह जो काम करेंगे, तो उनमें एक ऐसा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो वहां पे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसीलिए हम उसको बोलते हैं distributed operating system is the extension of the networking operating system. A distributed operating system is one that looks to its user like an ordinary centralized operating system but runs on multiple independent CPUs. जैसे कि मैंने अपना एक एग्जांपल दिया, कोई लाके मुझे कोई काम दे रहा है, तो जो मुझे काम दे रहा है कि उससे क्या लग रहा होगा कि सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। तो अगर बहुत सारे काम आ रहे हैं, तो मेरे साथ जो 5 या 6 लोग मेरे साथ मिल के काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे काम को उनको दे रहा हूँ ताकि वो उस काम को कर लें। तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी काम खत्म हो जाएगा। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, तो एक बार में अगर सारे काम करेंगे मिलके तो टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। पर जो मेरे पास टास्क लेके आता है, उसको क्या लग रहा है कि मैं अकेले काम कर रहा हूँ। तो वही बोला है कि जो भी यूजर्स हमारे कंप्यूटर मतलब हमारे सिस्टम को यूज करते हैं या फिर हमारे सर्वर को यूज करते हैं, उन यूजर्स को लगता है कि वो एक ही मेन कंप्यूटर से सारा एक्सेस या फिर सारा सर्विस पाते हैं। पर इंटरनली क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स के जो सीपीयू हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वही पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर मिलके करते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर मिलके करते हैं, मतलब क्या कि सपोज पहला 100 रिक्वेस्ट आया तो वो मैं हैंडल कर लिया। अगर उससे ज्यादा रिक्वेस्ट आता है जो कि मेरे से और पॉसिबल ही नहीं है हैंडल करना, क्योंकि जितना मेरा लिमिटेशन था उससे उतना लिमिटेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है टास्क हैंडल करने का, उस वक्त मैं क्या करूंगा कि मेरे जो एक्स्ट्रा टास्क आते हैं वो मैं अपने बाकी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मैं उनको दे दूंगा।
वो उस काम को आसानी से हैंडल कर लेंगे, जिसके वजह से जितना भी ज्यादा रिक्वेस्ट आ जाए हम आसानी से हैंडल कर पाते हैं। वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा है कि नॉर्मल यूजर को क्या लगता है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह लगता है कि हाँ, हम एक ही कंप्यूटर से या फिर एक ही मेन कंप्यूटर से हम सर्विस लेते हैं। पर अंदर में क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयूज कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि एक साथ सारे काम को हैंडल करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज यूट्यूब का एक सर्वर था, तो इसके पास होल वर्ल्ड के सारे जितने भी यूजर्स हैं सब रिक्वेस्ट भेजते थे। तो अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज्यादा आने लगा तो ये क्या क्या अपने साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके और कुछ मेन कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया। इसके वजह से इसका कैपेबिलिटी जितना है, जितना रिक्वेस्ट को हैंडल करने का, इसने हैंडल कर लिया। और इससे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आने लगा वो क्या क्या उसी रिक्वेस्ट को बाकी कंप्यूटर्स के पास भेज दिया। तो जो भी कंप्यूटर का सीपीयू या फिर प्रोसेसर फ्री होगा वो क्या करेगा, उसी टास्क को हैंडल कर लेगा, जिसके वजह से जितना भी ज्यादा टास्क अभी आए जो कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हैंडल करना मुश्किल होता था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली हैंडल हो पाता है। समझ आ गया? बट नॉर्मल यूजर को क्या लगेगा, नॉर्मल यूजर को लगेगा कि नहीं, हमारा एक ही मेन कंप्यूटर है, एक ही सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे टास्क को हैंडल कर रहा है। पर इंटरनली मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ये है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, कि यूजर को लगेगा कि एक ही सर्वर है या फिर एक ही मेन कंप्यूटर है हमारा जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। पर अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ मेन कंप्यूटर्स के अंदर जो सीपीयू है, मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं चलेगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि यूट्यूब के मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स हैं और काम कर रहे हैं मिल के बोल के, आपको लगेगा कि यूट्यूब का एक ही सर्वर है, क्योंकि आप जैसे भी एक्सेस करो आपके पास वही सेम स्पीड में डाटा आ जाता है। तो आपको क्या लगेगा कि कोई एक जगह में डाटा स्टोर है, जितना भी वीडियो हम देखते हैं सब एक ही जगह पे स्टोर है, आसानी से हमारे पास आ जाता है। पर ये सिर्फ किसको पता है, ये सिर्फ उस कंपनी को पता है जो कि मेन कंप्यूटर्स यूज करके हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके, कि उसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ सीपीयूज यूज किए गए हैं जो कि बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक ही बार में आसानी से हैंडल कर पाते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को ये पता भी नहीं चल पाता कि उसका प्रोग्राम कहाँ रन हो रहा है, वो जो फाइल देखना चाहता है या फिर वो जो फाइल अपलोड कर रहा है उसका फाइल कहाँ स्टोर हो रहा है। जैसे कि यूट्यूब में अपना वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, कौन से सर्वर में स्टोर हो रहा है, मुझे पता चलता है क्या? अगर मुझे कोई वीडियो देखना है, वो वीडियो कैसे आके मेरे पास पहुंच रहा है वो मुझे पता चलता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे डाला जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ पे यूट्यूब का जो सर्वर है या फिर फेसबुक का जो सर्वर है या फिर व्हाट्सएप का जो सर्वर है, ये सारे सर्वर या फिर मेन कंप्यूटर्स यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा डाटा कहाँ स्टोर्ड है, हम जो डाटा देखना चाहते हैं वो डाटा भी कहाँ स्टोर्ड है, वो डाटा हमारे पास कैसे आएगा, ये कोई भी ये सारे चीज हमको पता नहीं चलता, नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये सब चीज हैंडल करता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम खुद। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम में डाले जाते हैं सर्वर्स के, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों को हैंडल करता है ऑटोमेटिकली खुद से। इसके वजह से यूजर्स को या फिर हमें ये सब चीज जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर्ड है, क्योंकि जब हमें कोई भी डाटा चाहिए हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो डाटा हमारे पास आके क्या होगा, आसानी से पहुंच जाएगा। ओके, ये है एक्स्ट्रा फैसिलिटी या फिर ये है बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है नोवेल। नोवेल एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है जो कि ऐसे ही काम करता है जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। ओके, यूट्यूब का एग्जांपल दिया, जैसे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप का जो एग्जांपल दिया, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके काम करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, यूजर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, यूजर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, समझ आ गया? तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आज हमने पढ़ा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एडवांस वर्जन है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करते थे, एक ही मेन कंप्यूटर या फिर एक ही सर्वर यूज करते थे, उसी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो डालते थे उसको बोलते थे नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पर एक मेन कंप्यूटर को या फिर एक सर्वर को मल्टीपल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल करना दिक्कत होता है,
तो वहां पे हमने क्या किया कि इंटरनली उस मेन कंप्यूटर के साथ और भी कुछ मेन कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट कर लिया और सारे मेन कंप्यूटर्स मिलके टास्क को हैंडल करने लगे। कि अगर मेन कंप्यूटर फर्स्ट जो मेन कंप्यूटर था उसके पास उसका एबिलिटी है कि वो 100 टास्क हैंडल कर सकता है एक बार में, तो वो 100 टास्क हैंडल कर रहा है। अगर उसके बाद और भी 100 टास्क उसके पास आ जाते हैं तो वो अगर अकेले हैंडल करता तो वो मना कर देता, नहीं मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता बोल के। पर अगर उसके साथ और भी कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं जो कि उसको मदद करते हैं टास्क को हैंडल करने के लिए, तो वो बाकी एक्स्ट्रा जो 100 टास्क आया उनको दे देगा हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट को इजिली हैंडल कर पाता है कौन, मेन कंप्यूटर या फिर सर्वर, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके द्वारा मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को एट ए टाइम, मतलब जो भी वो चाहते हैं, जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी सर्विस वो पाना चाहते हैं, हर तरह का सर्विस उनको प्रोवाइड किया जा पा रहा है। जैसे कि यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग एक बार में एक ही टाइम में क्या करते हैं, इन सब चीजों को यूज करते हैं। फिर भी कितने आसानी से सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जा पा रहा है, तो ये किसके वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया है। फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।